नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के अमरावती से, जहाँ पर एक सरकारी अस्पताल में जो बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए एक सरकारी अस्पताल था, उसमें आग लग गई, जिसकी NCUI जो बच्चों के लिए इमरजेंसी वार्ड होता है, उसमें आग लगने की वजह से 3 मासूम बच्चे जो है उनकी मौत हो गई है। ये महाराष्ट्र के अमरावती का वाक़या है, जहाँ पर अमरावती के ज़िला अस्पताल में सरकारी अस्पताल जो है बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए डे केयर अस्पताल था, जहाँ पर आग लगने की वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। कहीं ना कहीं इस तरह के वाक़यात में ख़वातीन और बच्चे हमने देखा है कि निशाना बनते हैं, और ये नवमौलूद नवज़ायद बच्चे थे, नवमौलूद बच्चे थे जो आग की नज़र हो गए। इंतज़ामिया की गफलत, हम इसके लिए ज़िम्मेदार खड़ा करेंगे, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से कहीं ना कहीं कोताही और गफलत जब बढ़ती जाती है तो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। महाराष्ट्र में हम मुसलसल देख रहे हैं कि किस तरह से जो नागहानी वाक़यात की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। कहीं ना कहीं हुकूमत और शहरी इंतज़ामिया, रियासती इंतज़ामिया इन तमाम वाक़यात का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये पीर की सुबह 3:15 बजे के वक्त में ये वाक़या पेश आया अमरावती में। अमरावती के एक सरकारी अस्पताल में ये वाक़या पेश आया है, जिसमें जो है 3 नवज़ायद नवमौलूद बच्चों की मौत का वाक़या पेश आया है, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। अभी तक हुकूमत की जानिब से इस पर कोई रद्द अमल भी पेश नहीं किया गया है, और ना महाराष्ट्र के महकूम सेहत की जानिब से इस पर कोई बयान जारी किया गया है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो हुकूमतों की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो किसी न किसी तरह से किसी न किसी सूरत में अपना रद्द-ए-अमल पेश करें, और वाक़यात का जो ज़िम्मेदारी है उसकी ज़िम्मेदारी किसी न किसी पर आयद करे। ये अक्सर होता रहा है। अगर कोई किसी नागहानी वाक़ये में लोगों की जान चली जाती है तो हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के बजाय, अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने के बजाय निचली सतह के ओहदेदारों पर इस तरह के इल्ज़ामात आयद कर देते हैं और उन्हें मअतल करके डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाती है। महाराष्ट्र का ये वाक़या है जिससे हमने आज की शुरुआत की, और एक वाक़या महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई से है, जहाँ पर एक 22 फुट का जो है गणेश का जो मूर्ति थी, वो गणेश का मुजस्सिमा, क्योंकि गणेश त्यौहार आ रहा है, और गणेश त्यौहार महाराष्ट्र की ये रिवायत रही है कि महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है, और उसी के पेश नज़र लाल बाग से ये एक गणेश लाया जा रहा था। लाल बाग से भुलेश्वर इलाके को, मुंबई के भुलेश्वर इलाके को ये गणेश का जो मूर्ति है, बड़ी 22 फीट की एक बड़ी मूर्ति जो है वो लाई जा रही थी, और उसके फिसलने की वजह से, खिसकने की वजह से वो मूर्ति जो है गिर गई, जिसमें इस अफसोसनाक वाक़ये में भी 2 लोगों की मौत हो गई है और मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। 5 लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। ये वाक़या मुंबई का है, मुंबई के भुलेश्वर इलाके का है, जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और फिर ये एक रोज़ क़ब्ल की बात है, हफ़्ते के रोज़ ये वाक़या पेश आया था, और ये वाक़या अब सुर्ख़ियों में आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो, क्योंकि गणेश त्यौहार है और महाराष्ट्र में सरकारी सतह पर इस त्यौहार को मनाया जाता है, तो हुकूमत को जो इंतज़ामात मौसर अंदाज में करने चाहिए गणेश त्यौहार के इनेकाद के लिए, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी हुकूमत जो है मौसर इंतज़ामात की फराहमी में नाकाम दिखाई दे रही है। इसी वजह से शायद बहुत मुमकिन है कि यह वाक़या पेश आया। इसकी मज़ीद तफसीलात भी मंज़र-ए-आम पर आती रहेंगी, और फिर जो तफसीलात हैं वो तफसीलात से हम अपने नाज़रीन को वाकिफ़ कराते रहेंगे। नाज़रीन, अब सबसे अहम बात यह है
कि हैदराबाद बल्कि तेलंगाना में SIR का पहला मरहला ख़त्म हो चुका है और दूसरे मरहले की शुरुआत हुई है। मुख्तलिफ़ ज़राइयों से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक कहीं BLOs को दूसरे मरहले की जो तैयारियां हैं, नोटिसों की इजराई वगैरह है, उसके मुतालिक ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा रही है और बहुत मुमकिन है पीर 24 अगस्त से नोटिसों की इजराई भी अमल में लाई जाएगी। इससे कबल जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुदर्शन रेड्डी, CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना है, उन्होंने तेलंगाना में जो नाम हज़फ किए गए हैं उनकी एक फहरिस्त जारी की है। 73,39,235 नाम हज़फ किए गए हैं, नाम डिलीट किए गए हैं इसमें। और अब सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पूरे तेलंगाना में सर फहरिस्त हैदराबाद है। हैदराबाद लोकसभा हल्के से 19,41,444 नाम जो है हज़फ करने का काम इलेक्ट्रल SIR में अमल में लाया गया है और उसकी तफसीलात भी पेश की गई है। 21% जो मौजूदा इलेक्ट्रल लिस्ट है उसकी 21% नाम हज़फ किए गए हैं और 3,38,36,26,448 वोटर्स पर मुश्तमिल जो फहरिस्त इलेक्ट्रल फहरिस्त तेलंगाना की 10 जून 2026 तक, अब वो उसमें 21% नाम उसमें कटे हैं, डिलीट हुए हैं और डिलीट होकर 2,64,87,213 पर अब ये फहरिस्त आकर वोटर लिस्ट जो है आकर जम गई है। और ये कहा जा रहा है कि मुस्तक़ल तौर पर जो राय दहिंदे शिफ्ट हुए थे, मुस्तक़ल तौर पर शिफ्ट हो गए, जो शिफ्टिंग के दौरान 2 से ज़ायद असम्बली हल्के जात में ये नामों का इंदराज हो रहा था। तो शायद इसी के हवाले से 45,18,963 नामों को हज़फ करने का काम SIR के दौरान किया गया है, जो मुस्तक़ल तौर पर मुंतक़ल होने वाले राय दहिंदों के हवाले से ये किए। और दूसरे वजूहात में अनट्रेसेबल और एब्सेंट, जो काबिल रसाई नहीं रहे और जो गैर मौजूद रहे, वो उनका जो है 11,25,546 राय दहिंदे इस हवाले से जो है नाम उनके हज़फ किए गए हैं। वहीं दूसरे वजूहात या अमवात कहें, अमवात में 9,22,239 राय दहिंदों के नाम हज़फ किए गए हैं। 239 राय दहिंदों के नाम जो है 9,22,229 राय दहिंदों के नाम अमवात की वजह से हज़फ किए गए। इसके अलावा दूसरे वजूहात जो है, जो इसमें कहेंगे कि पहले से दीगर असम्बली हल्के जात में जिसके नामों का इंदराज है, उसके हवाले से 6,70,203 नाम हज़फ करने का काम किया गया है। और फिर दूसरे पार्लिमानी हलकों की अगर बात करेंगे, हैदराबाद में 19,41,444 जब नाम हज़फ किए गए हैं, तो वहीं रंगारेड्डी में 12,87,091 नामों को हज़फ किया गया है, डिलीट किया गया है। उसके मुकाबले में मलकाजगिरी को अगर हम देखेंगे तो 10,71,566 नामों को हज़फ करने का काम मलकाजगिरी में किया गया है। इसके अलावा दूसरे असम्बली हल्क़ेजात की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर भी नामों को निकाला गया है, हज़फ किया गया है, डिलीट किया गया है। और सबसे कम नाम अगर किसी लोकसभा किसी ज़िले में कम हुए, सबसे कम नाम डिलीट हुए तो वो है यादाद्री भुवनगर ज़िला जो है, जहाँ पर 26,121 नामों को हज़फ करने का काम किया गया है। अब तवक्को की जा रही है कि जिन नामों में एनॉमली का मामला हो या फिर नामों में मिसमैच हो या डेट ऑफ बर्थ की तब्दीली हो, इस हवाले से नोटिसों की इजराई भी बहुत मुमकिन है कि शुरू हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये रास्त मुताल्लिक़ा जो राय दहिंद हैं वो राय दहिंदों को रास्त वो नोटिस आएगी या BLOs के ज़रिए से नोटिस की इजराई अमल में लाई जाएगी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। और बहुत ही पता नहीं किस तरीक़े से गैर पेशेवराना अंदाज में इलेक्शन कमीशन SIR के काम को अंजाम दे रहा है। लोगों में खौफ व हिरासानी का माहौल है। इस खौफ व हिरासानी के माहौल को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी
हुकूमत पर और फिर इलेक्शन कमीशन पर, स्टेट इलेक्शन कमीशन पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। और कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन हो या हुकूमत हो, राय दहिंदों की जो बेचैनी है, उलझन है, उसको दूर करने में कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई दे रही है। एक खबर, अफसोसनाक खबर, ये पंजाब से। पंजाब में एसआईआर के दौरान एक ऐसे शख्स के को अपनी शहरियत साबित करने की बात कही गई, एक ऐसे शख्स से जिसने तीन ममालिक में सिफारतकारी का काम अंजाम दिया है। साबिक़ा डिप्लोमेट, आईएफएस ऑफिसर जो है, उन्हें ये कहा जा रहा है पंजाब में एसआईआर के दौरान कि आप जो है अपनी शहरियत पेश करें। नवदीप सूरी जो साबिक़ा डिप्लोमेट हैं, सफ़ीर हैं, उन्हें ये कहा जा रहा है 3 ममालिक में। देखिए आप, कहीं ना कहीं ऐसा भी समझ आ रहा है, ऐसा भी ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बदला लिया जा रहा है, जैसा कि प्रकाश राज के नाम के साथ किया गया था बेंगलुरु में। अब पंजाब से नवदीप सूरी के मुतालिक इत्तला आ रही है कि वो 3 ममालिक की जिन्होंने सिफारतकारी की है, 3 ममालिक में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी जिस शख्स ने की है, उनका नाम उन्हें अपनी शहरियत पेश करने के लिए दस्तावेज़ात, शहरियत साबित करने के लिए दस्तावेज़ात पेश करने को उन्हें इसरार किया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन कमिश्नर, हाई कमिश्नर रहे ऑस्ट्रेलिया में। मिस्र में उन्होंने सिफारतकारी की और मुत्तहदा अरब अमारात में नवदीप सूरी ने सिफारतकारी की थी। और नवदीप सूरी को अब ये कहा जा रहा है कि आप अपनी शहरियत का सबूत दें। अब देखिए तो ये सितम ज़रीफ़ ही है। एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज में अपने खिदमात अंजाम देने वाले सिफारतकार का साथ ये सलूक अगर एसआईआर के हवाले से हो रहा है, तो फिर एक आम शहरी जो है हिंदुस्तान का, उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाएगा, इसका हमें अंदाज़ा लगाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी जब इस तरह के वाक़यात हमारे नज़र से गुज़रते हैं। नवदीप सूरी को पंजाब एसआईआर के दौरान कहना कि आप अपनी शहरियत का सबूत दे, ये खुद एक एसआईआर के अमल पर एक शक व शुबा और तशवीश पैदा करने वाला सवाल इसको हम कहेंगे, क्योंकि एक शख्स हिंदुस्तान की नुमाइंदगी दुनिया के 3 ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में बहैसियत हाई कमिश्नर और बहैसियत सफ़ीर मुत्तहदा अरब अमारात और मिस्र में अपने खिदमात अंजाम दे चुके हैं, उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप अपनी शहरियत का सबूत पेश करें, तो फिर एक आम शहरी के साथ क्या सलूक होगा, किस तरह का रवैया इख्तियार किया जाएगा, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। इससे कबल मगरबी बंगाल से भी हमने देखा था, टेलीग्राफ के साबिक़ा एडिटर जो थे, उन्हें भी उनका भी नाम, उनका पासपोर्ट जब रिन्यूअल करने के लिए पेश किया गया, पासपोर्ट ऑफिस में दाखिल किया गया, तो पासपोर्ट रिन्यूअल करने से इनकार ये कहते हुए कर दिया गया था कि उनका नाम एसआईआर की फ़हरिस्त में नहीं है। बहुत सारे मसले मसाइल एसआईआर को लेकर आ रहे हैं, और जिस तरह की कार्रवाइयाँ इलेक्शन कमीशन, मुतल्लिक़ा इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जा रही है, उससे यही सवाल पैदा होता है कि क्या एसआईआर बदला लेने के हवाले से या फिर किसी को अपने मुखालिफिन को दबाने के हवाले से एसआईआर तो नहीं कराया जा रहा है। हालांकि इस पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता वजाहत भी की है और अपना मौक़िफ़ भी पेश किया है। उसके बावजूद अब नवदीप सूरी के ख़िलाफ़ में जब ये नवदीप सूरी को एसआईआर के दौरान ये कहा जा रहा है कि अपनी शहरियत साबित करने का, अपनी शहरियत सबूत पेश करने का इसरार जब उनसे किया जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं अपोजिशन की जानिब से एसआईआर पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात जो है वो सच दिखाई देते हैं। खबर दिल्ली से, दिल्ली में जो है जनता विहार इलाके में, दिल्ली के जनता विहार इलाके में पुलिस के जवान पर हमला किया गया, लाठियों से हमला किया गया, ज़दोकोब किया गया, मारपीट की गई, आँखों में जो है मिर्ची का पाउडर डालकर गश्त करने वाले पुलिस जवानों पर हमला किया गया। ये गश्ती हो रही थी मुकुंदपुरा इलाके में, बलसवा डायरी पुलिस स्टेशन का जो इलाका है
वहाँ पर दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दिनेश और राजेश जो मामूल की जो गश्ती है वो गश्ती के दौरान चेकिंग कर रहे थे, मोटरसाइकिलों के दस्तावेज़ात लोगों से तलब कर रहे थे। और जब एक इलाके में पहुँचे, वहाँ पर मुकुंदपुरा इलाके में जब ये पहुँचे तो वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, कुछ लोग जा रहे थे, तो उनसे दस्तावेज़ात जब मांगे तो इलाके के लोगों ने मतलब इकट्ठा होकर हुजूम की शक्ल में हमारे दिनेश और राजेश, हेड कांस्टेबल दिनेश और राजेश पर लाठियों से हमला कर दिया और उन पर जो है मिर्ची का पाउडर डालकर उन्हें मारा और पीटा। जब दिल्ली पुलिस ही अब रेखा गुप्ता हुकूमत, डबल इंजन की हुकूमत दिल्ली की जो है, दिल्ली में खुद बीजेपी की हुकूमत है, फिर मरकज़ में भी बीजेपी की हुकूमत है, और दिल्ली जो है वो मरकज़ी कायदीन का, जो हम वज़ीर आज़म कहें, वज़ीर दाखिला कहें, वज़ीर दिफा कहें, सदर जमहूरिया कहें, और ख़ुद दिल्ली चीफ मिनिस्टर की आम रिहाइश गाह है, तो वहाँ पर इस तरह पुलिस वाले जो हैं जवान, पुलिस के जवान जो हैं वो महफूज नहीं हैं, तो फिर किस तरह का नज़्म व नस्क पर या लॉ एंड आर्डर पर किस तरह की गिरफ्त होगी हुकूमतों की, मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की, हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ मारपीट कोई मामूली बात नहीं है। और बेखौफ होकर देखिए किस तरह से जब से रेखा गुप्ता ने दिल्ली हुकूमत की बागडोर संभाली है, तब से इस तरह के वाक़यात, कहा वो दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमले की बात हो, या वकीलों को निशाना बनाने की बात हो, या लूट मार की बात हो, या क़त्ल गारतगिरी की बात हो, या फिर नौजवानों पर एहतजाज, अपने जमहूरी हक़ मांगने के लिए एहतजाज करने वाले नौजवानों की बात हो, इस तरह के हमले, इस तरह के वाक़यात दिल्ली में एक मामूल बन गए हैं। रेखा गुप्ता ने जब से दिल्ली की बागडोर संभाली है, तब से इस तरह के वाक़यात एक मामूल बन गए। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। दिल्ली पुलिस पर इस तरह का अफसोसनाक हमला इंतहाई यकीनन अफसोसनाक बात है। हालांकि दिल्ली पुलिस का जो शबी है वो शबी साफ़ नहीं है, ख़ास तौर पर बिलखुसूस हालिया दिनों में जब जंतर मंतर का एहतजाज हुआ, चलो संसद प्रोग्राम के दौरान नौजवानों को के साथ मारपीट की गई, उन पर आंसू गैस बरसाए गए, उन पर जो है पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस के अंदर जो छुपी हुई बर्बरियत है वो कहीं ना कहीं निकल कर बाहर आई है। मगर यूनिफॉर्म जो पहने हुए लोग होते हैं वो इस मुल्क के मुहाफिज होते हैं, और हर पुलिस का ओहदेदार जो है वो बर्बरियत से भरा नहीं होता, कहीं ना कहीं इंसानियत भी होती है। तो इंसानियत का यही तकाजा है कि इस तरह की मारपीट की मजम्मत की जाए। यकीनन ये वाक़या काबिल मजम्मत है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत होनी चाहिए, और वो लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने हमला किया है दिल्ली पुलिस पर, फौरी सख्त से सख्त कार्रवाई पर उनके ऊपर की जानी चाहिए, ताकि मुस्तक़बिल में कोई भी जो हमारे मुहाफ़िज़ जवान हैं पुलिस के, उनके ऊपर इस तरह के हाथ उठाना या हमला करने की दोबारा हिम्मत ना कर सके। नाज़रीन, एक खबर कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने अगले एहतजाजी मुजाहरों के लिए हुकूमत को एक डेडलाइन दे दी है। उनके जो मतालबात हैं वो मतालबात में से सबसे अहम मतालबा है FIRs, जो चलो संसद प्रोग्राम के दौरान हिंदुस्तान भर में जो FIR दर्ज हुए थे, वो FIRs के मुताल्लिक़ जब मुज़ाकरात पेश आए हुकूमत और कॉकरोच जनता पार्टी के दरमियान में के ज़िम्मेदारान के दरमियान में जब मुज़ाकरात पेश आए, तो उन मुज़ाकरात के दौरान ये वादा हुकूमत ने किया था कि हिंदुस्तान भर में जितने जो है FIR दर्ज हुए हैं मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ में, उन तमाम से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली जाएगी। अब कॉकरोच जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि वो जो FIR से दस्तबरदारी इख्तियार की गई है उसकी फहरिस्त दे हुकूमत, और पुलिस उसकी फहरिस्त देने से कासिर है। दिल्ली की बात अगर हम करेंगे तो दिल्ली में आपको याद होगा 2 दिन कबल राहुल गांधी जो है ख़ुद पहुँचे दिल्ली में, पुलिस स्टेशन पर पहुँचे, DCP से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद मजबूर हो गए, पुलिस इंतज़ामिया मजबूर हो गया पैलेट गन्स के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ में जो है FIR दर्ज करने पर, क्योंकि राहुल गांधी ने जब कह दिया था वहाँ पर कि मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक FIR का इंदराज अमल में नहीं आता।
पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की और जैसे जैसे राहुल गांधी अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा कर रहे थे तो लोग जमा हो रहे थे, भीड़ जमा हो रही थी, नौजवान जमा हो रहे थे, खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, कारकुनान जो है वहाँ पर जमा हो रहे थे। तो फिर पुलिस को मजबूर होना पड़ा, मजबूर होकर एफआईआर दर्ज करना पड़ा। ऐसे ही अगर दोबारा अब इस बात को राहुल गांधी के एहतजाज और पैलेट गन्स के इस्तेमाल के खिलाफ में एफआईआर के इंदराज के बाद फिर दोबारा ये नौजवानों को समझ में आया है कि जब तक हुकूमत पर दबाव डाला नहीं जाएगा तब तक हुकूमत अपने वादों पर अमल नहीं करेगी, अपने वादों को पूरा नहीं करेगी। शायद इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी ने दोबारा हुकूमत को इंतबा दिया। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुनों पर राजस्थान में हमले किए जा रहे हैं, राजस्थान में उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान में तहरीक शुरू की है, अपने स्कूल ठीक करो की तहरीक जब राजस्थान में शुरू की गई थी तो पहली मरतबा आशुतोष रांका जो है तर्जुमान है कॉकरोच जनता पार्टी के, अपने हामियों के साथ सीजेपी के कारकुनों और कायदीन के साथ जब पहुँचे राजस्थान जयपुर में एक स्कूल में तो वहाँ पर उन पर हमला किया गया। फिर एक रोज़ कबल भी राजस्थान में जो है कोई सीजेपी पर हमले, सीजेपी के कारकुनों पर स्कूलों का मुआयना करने से रोकने के लिए हमले किए गए। लेकिन एक चीज़ समझना चाहिए हुकूमतों को, अगर आप सरकारी सतह पर सरकारी तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने का काम करते, अपनी तवज्जो जो लोग जमहूरी अंदाज में मुल्क के तालीमी निज़ाम में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें निशाना बनाने के बजाय आप खुद तालीमी निज़ाम को बेहतर कर लेते तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी हो या अपोजिशन हो या कोई दूसरी सियासी जमात हो, उन्हें आपके ख़िलाफ़ में एहतजाज करने या फिर इस तरह की मांग करने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एहतजाज करते ही नहीं। मगर आप अपने अपने नाकामियों को छुपाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी हो या फिर किसी सियासी जमात के जिम्मेदारान के ख़िलाफ़ में इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं तो फिर आपके ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफ़ा होगा और वो नफ़रत जो है वो जब शिद्दत इख्तियार करेगी तो फिर आपको इक़्तिदार से महरूम होना पड़ेगा। इसी का अंदाज़ा करते हुए, इसी बात को समझते हुए वो बीजेपी जो पिछले 12 सालों से कभी घुटनों पर नहीं आई, इससे कबल एक मरतबा किसानों के आगे झुकी थी, अब जो है कॉकरोच जनता पार्टी और इस मुल्क के नौजवानों के आगे उसको झुकने पर मजबूर होना पड़ा। अपने वज़ीर तालीम जो साबिक़ा वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा पर इस्तीफ़ा दिलाना पड़ा। राजनाथ सिंह का वो बयान सबको याद हो कि ये यूपीए नहीं है, यहाँ पर इस्तीफ़े नहीं चलते, ये एनडीए है, इस तरह के मगरूर और तकब्बुर भरे अंदाज में राजनाथ सिंह ने कहा था। तो वो तकब्बुर, वो मगरूर जो है उसको चकनाचूर इस मुल्क के नौजवानों ने एहतजाज से कर दिया। तो उसी को पेश नज़र रखते हुए कि अगर ढील दी जाएगी या फिर ज़्यादा जुल्म नौजवानों पर किया जाएगा तो एहतजाज में शिद्दत पैदा होगी और एहतजाज में शिद्दत नौजवानों की नाराज़गी और बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात को इक़्तिदार से महरूम करने का सबब बनेगी। इसी बात को समझते हुए बीजेपी ने अपने घुटने टेके और माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के साथ साथ जो है मतालिबात भी मांगे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा भी लिया। तो ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में अगर हुकूमत जो वादे कॉकरोच जनता पार्टी और इस मुल्क के नौजवानों के साथ हुकूमत ने जो वादे किए हैं उन वादों की अदम तकमील, वो वादे अगर पूरे नहीं होते तो फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ में शदीद एहतजाज हो सकता है, शदीद एहतजाज के इम्कानात बन सकते हैं। एक खबर वर्धा से, वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में जो है जो तालीमी कोताहियों के ख़िलाफ़, तालीमी निज़ाम के ख़िलाफ़ में सत्याग्रह जो है वो 47 दिनों में दाखिल हो गई है और फिर 6 स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ में एफआईआर दर्ज किया गया है। जमहूरी अंदाज में सत्याग्रह जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी की एक नारा था, एक तहरीक थी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में थी, इंतहाई पुरअमन तहरीक। उसी पुरअमन तहरीक के तर्ज पर उसी महात्मा गांधी के बताए हुए जो एहतजाजी जमहूरी अंदाज़ है, उसी अंदाज पर एहतजाज करने वाले महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
आलमी हिंदी विश्व यूनिवर्सिटी जो है MGAHV वर्धा की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पर सत्याग्रह नौजवानों की जानिब से, स्टूडेंट्स की जानिब से की जा रही है और जो 47वें दिन में दाखिल हो गई है और 6 नौजवानों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। नाज़रीन, मुझे इशारा मिल गया है, सरसरी तौर पर 2-3 अहम खबरें हैं जिस पर तबसरा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। एक खबर तो ये है कि राम मंदिर जो चंदा चोरी का मामला है, फैज़ाबाद बार एसोसिएशन ने चंपत राय और दीगर 2 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज करने की मांग की है। मांग करते हुए फैज़ाबाद बार एसोसिएशन ने इंतबाह दिया है कि अगर उनकी बात को, उनके मुतालबे को नज़रअंदाज किया जाएगा तो फिर वो ताज़ा तरीक़े से एहतजाज शुरू करेंगे। एक ख़बर यूपी असम्बली स्पीकर के हवाले से है। यूपी असम्बली स्पीकर सतीश महाना पर इस बात का इल्ज़ाम लगा है कि सतीश महाना ने कौमी तराने की तौहीन की है। उन्नाव में एक तकरीब में वो शरीक थे और उन्हें सलामी पेश की जा रही थी। पीछे से पस मंज़र से जो है कौमी तराना बज रहा था, मगर कौमी तराने को नज़रअंदाज करते हुए, कौमी तराने का एहतराम नहीं करते हुए महाना जो है, सतीश महाना, वो सलामी भी लेते हैं, फिर तराना चलता ही रहता है और वो निकल कर अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं तकरीब से। ये उत्तर प्रदेश असम्बली स्पीकर हैं सतीश महाना, जिन पर वायरल भी बड़ी तेज़ी के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि बीजेपी वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस ने वाजे कर दिया है कि दस्तूर साज असेंबली में वंदे मातरम के जिन पंक्तियों को, जिन अशआर को तस्लीम कर लिया गया था, उसके एहतराम में हमने कभी कोताही नहीं की है और वो लोग हमें दर्स सिखा रहे हैं हुब्बुल वतनी का, जो कभी यौम आज़ादी या जंग आज़ादी का हिस्सा नहीं रहे। और फिर कांग्रेस ये भी कह रही है कि नागपुर में वंदे मातरम रोज़ क्यों नहीं बजता, नागपुर में वंदे मातरम बजना चाहिए, ये भी मांग कांग्रेस की जानिब से की जा रही है। अब ये इसी हवाले से बीजेपी जब इल्ज़ाम लगाती है कांग्रेस पर तौहीन का, कौमी गीत के तौहीन का, तो फिर कौमी तराने की तौहीन का ये वाक़या जो है वो साफ नज़र आ रहा है बीजेपी। और ये भी कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, बीजेपी या फिर उनके जो बड़े लीडरान हैं, उनके अजदाद जो हैं, वो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का कभी हिस्सा रहे नहीं। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये वीडियो और ये बहस उत्तर प्रदेश में तूल पकड़ेगी। ये खबर यहाँ इसके हवाले से, दार्जिलिंग के हवाले से ये खबर है। फिर अमित शाह ने एक नई कमेटी तश्कील दी है, वो चिकन नेक जिसको हम कहते हैं, जो पट्टी शुमाली मशरक़ी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से जोड़ती है, वो पट्टी के हवाले से जो शिमला अकॉर्ड हुआ था उसके हवाले से फिर एक नई कमेटी तश्कील देने का जो है गुलाब जामुन हम कहेंगे, दार्जिलिंग के लोगों को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पकड़ा दिया है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।